चलो एक बार फिर से अजनबी बन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मॉडल पेपर चला रहे हैं राजीव अनसॉल्व पेपर्स का। आपके पास राजीव अनसॉल्व मिल जाएगी। 30 रुपये की किताब मिल रही है भैया। पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर का मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के टेंशन ही खत्म, आप इनको ले लेंगे, मजेदार हो जाएगा। तो उसी में आपको एक मॉडल पेपर मिल जाता है जिसको आप हल करना है। हमने पिछले 2 वीडियोस में, पहले वीडियो में पहले दोनों क्वेश्चन को और दूसरे वीडियो में तीसरे और चौथे क्वेश्चन को हल किया था। 5वें क्वेश्चन को लेकर आए हैं इस वीडियो में और कोशिश करेंगे हम 6वें क्वेश्चन तक पहुंच जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5वें के पहले क्वेश्चन के साथ में, जहां पे हमको दिखाई दे रहा है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर। हमको बेसिकली बनाना है एक त्रिभुज ABC जिसमें हमें BC बराबर क्या मिल जाता है 6 सेंटीमीटर और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ABC बराबर 60 अंश। साथ में एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं दिए गए त्रिभुज ABC संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ऐसा करना है आपको। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। कैसे करना है पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, आगे सब्सक्राइब करने वाली बात बिल्कुल नहीं करने वाला मैं। त्रिभुज ABC की रचना करनी है भैया। सबसे पहले बात तो ABC की रचना करनी ही सबसे बड़ी बात होती है। तो उसको करने के लिए क्या करना होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, BC, ये जो BC 6 सेंटीमीटर भुजा दी गई है उसको खींच सकते हैं। क्यों खींचेंगे, कोई भी एक भुजा तो खींचनी है तो कोई भी खींच सकते हैं। तो हमने BC खींच लिया, यहाँ पे B लिख दिया, यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख दिया। परफेक्ट का। फिर हमें कोण बना लेना चाहिए। त्रिभुज ABC मतलब कोण ABC बराबर 60 अंश दिया है। सुई यहाँ पे रखना, पेंसिल कुछ कितनी भी दूरी ले करके एक बार को ऐसे चाप लगा देना। उसके बाद सुई यहाँ पे रख करके एक बार को काट देगा। उतना ही माप लेकर के, जितना ये माप था उतना ही माप लेकर एक बार काटोगे तो 60 अंश का कोण बन जाएगा। बस इसको आपको ऐसे मिला देना है। हालांकि देखिए इतना छोड़ के जा रहा ना, ये गलत है। एकदम उसी से होकर के जाना चाहिए। अब यहाँ से ऐसे बना रहे हैं, पटरी प्रकार से बनाते तो ज्यादा बेहतर बनता, पर मान लेते इसको कितना भी ऐसे बढ़ा दो, आगे बढ़ाते हुए चले जाओ। परफेक्ट। अब AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया। 5 सेंटीमीटर कैसे खींचोगे, AB बराबर है तो B से A की नाप करके 5 सेंटीमीटर खींचना है। 5 सेंटीमीटर पटरी पे गोला प्रकार से नाप लेना और नापने के बाद इसे कट एक चाप लगा देना, आर्क। उसके बाद इसको मिला देना। ये हो गया A, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 60 अंश का कोण। त्रिभुज बनके तैयार हो चुका है। इसको आपको मिटाने की कोई जरूरत नहीं और आपको इसको मिटाना भी नहीं है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। जितना ही महत्वपूर्ण आपका त्रिभुज है उतना ही महत्व ये भी रखता है। क्योंकि ये तरीका यही होता है भाई, यही बताया जाता है कि कहा जाता है कि जब भी आप रचनाएं करें तो कोई भी चीज मिटाएं नहीं। हालांकि कुछ गलती हो जाती है तो मिटा सकते हैं, पर कोई भी चीज ऐसा है जो इसका एक हिस्सा है उसको आप नहीं मिटाएंगे, कभी भी नहीं मिटाएंगे। तो ये हो चुके हैं बातें। आपको रचना के चरण भी लिख देना चाहिए और यहाँ पे लिखना चाहिए त्रिभुज ABC की रचना की जहाँ पे BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ABC बराबर 60 अंश तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। ऐसा आपको लिख देना है। आपको ये नहीं लिखना है कि BC पहले खींचा, इतना कोण बनाया, फिर ऐसे गया। वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये भी 3 चरण में बन जाएगा काम। आगे बात को बढ़ाते हैं। संवाद क्या करना है, हमें समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। तो कोण CBX एक न्यून कोण की रचना की। CBX एक न्यून कोण खींचा और BX पर कितने अंक चिन्ह लगाने हैं, 3:4 दिया, 3/4 दिया है। तो जो भी बड़ा अंक आपको प्राप्त हो उतने ही निशान लगाने होते हैं। 1, 2, 3 और 4 हमने निशान लगा दिए, जिसका नाम B1, B2, B3, B4 रख दिया। रखने के बाद हमारा जो नया वाला त्रिभुज बनेगा वो बड़ा बनेगा या फिर छोटा बनेगा। अगर आपने रचनाएं पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 2 प्रकार के त्रिभुज बनते हैं, एक तो बड़ा बनता है, एक छोटा बनता है।
अगर इसका अनुपात ये जो बटे में दिया गया है, अंश छोटा है तो नया त्रिभुज छोटा बनेगा, अंश बड़ा है तो नया त्रिभुज बड़ा बनेगा। तो इस स्थिति में अंश छोटा है तो नया त्रिभुज छोटा बनेगा। हमें किससे मिलाना है? इस सी को या तो 4 से मिलाना है या तो 3 से मिलाना है। 4 3 दिखाई दे रहा है, मुझे इस बात की कंफ्यूजन होती रहती है, लेकिन इस कंक्लूजन से हमको ये पता चल जाता है कि हमें इसे 4 से मिला देना चाहिए, ताकि इससे जब खींचेंगे तो नया वाला त्रिभुज छोटा बन जाएगा। तो रचना के चरण में हमने सबसे पहले तो त्रिभुज बनाया वो लिख लिया, साथ में कोण बी न्यून कोण भी खींचा वो लिख लिया, और बी एक्स पर 4 बिंदु B1 B2 B3 B4 इस प्रकार अंकित किए कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4। उसके बाद अगले चरण में लिखेंगे, अगले वाले पद में B4 को C से मिलाया, B4 C को मिलाया। बिंदु B3 पर, अगले चरण में B3 पर B4 C के समांतर रेखा की रचना की, जो BC को C' पर काटती है। लेकिन रचना लिखने और करने में थोड़ा सा फर्क है। हमें यहाँ पे इस कोण के बराबर कोण यहाँ पे बनाना होता है, तब खींचना होता है। कैसे करेंगे? सुई यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल एक बार को ऐसे घुमा देंगे, एक चाप लग गया। सुई यहाँ पे B3 पे रखेंगे और एक बार को घुमा देंगे, एक चाप लग गया। उसके बाद इस चाप को, इस कोण को नाप लेंगे, नापने के बाद ऐसे काट देंगे, ये कट जाएगा। जहां पे कट जाएगा B3 को, उसको कटे हुए हिस्से से मिलाते हुए जब ले जाएंगे तो समांतर रेखा बन जाएगी। जब समांतर रेखा बन जाएगी, ये BC को जहां पे काटेगी वहीं पे अपना C डैश बन जाएगा, यानी नया त्रिभुज बनना शुरू हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि बिंदु C डैश पर CA के समांतर रेखा की रचना की। अगले चरण में ये लिखेंगे, लेकिन रचना कैसे करनी है? C पर सुई रखनी है, पेंसिल ऐसे घुमा देनी है, सुई C डैश पे सुई रख करके पेंसिल ऐसे घुमा देनी है। इस कोण के बराबर नापने के बाद यहाँ पे कट लगाना है। जब कट जाएगा तो इसको ऐसे खींच देना है, इससे होते हुए इसे खींच देना है, जो जाके AB को A डैश पर काटेगा, A डैश पर काटेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा क्या? C डैश पर CA के समांतर रेखा की रचना की, जो AB को A डैश पर काटती है। अंत में लिख देंगे प्राप्त त्रिभुज BC डैश A या फिर A डैश BC ही अभीष्ट त्रिभुज है। ऐसा कर देना है, बात खत्म होगी। अब यहाँ पे आपको सत्यापन की करने की जरूरत नहीं, रचना के चरण भी लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे नहीं कहा था, लेकिन हमने लिख दिया तो काम चल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, काम खत्म हुआ। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 5वें का खा प्रश्न हम देखते हैं। कहा गया है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। यानी एक ठोस है जो अर्धगोले पर, ये अर्धगोला हो गया, पर खड़े शंकु के आकार का ये ठोस है। ये कुछ हमने इस प्रकार की आकृति बना दी है। कहा गया है कि जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। डिटेल को थोड़ा सा लिख लेते हैं। हमारे पास एक शंकु दिया गया है और एक अर्धगोला दिया गया है, अर्धगोला दिया गया है। इसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर दी गई है और इसकी भी त्रिज्या सेम टू सेम 1 सेंटीमीटर दी गई है। साथ में कहा गया है कि इसकी जो ऊंचाई है h बराबर, वो भी क्या है, उसके त्रिज्या के बराबर है, 1 सेंटीमीटर ही है। अब हमको क्या ज्ञात करना है? हमें इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया? ठोस का आयतन ज्ञात करना है, जो कि हो जाएगा किसके भैया? शंकु के आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन भाई थोड़ा सा ठीक है। इस ठोस का अगर हमको आयतन निकालना है तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा काम है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब होता है। बस चीजों को अभी से पे रख देंगे। 1/3 हमको पाई के मान हमको नहीं रखना है, क्योंकि पाई के पदों में ही हमको आयतन निकालना है और साथ में प्रश्न में ही ये कहा गया है, तो सोचने की जरूरत नहीं। r की जगह 1 रख दिया, घाते 2 और गुणते h का मान 1 हो गया, प्लस 2/3 रख दिया और पाई रख दिया
और r का मान 1 रख दिया, घाते 3। यहाँ पे हल करेंगे 1 ही मिलेगा, 1 से गुणा करेंगे तो π/3 दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ पे हल करेंगे 1 मिल जाएगी, जब इधर गुणा करेंगे तो 2π/3 दिखाई दे रहा है। और जब नीचे 3 बराबर है तो ऊपर जोड़ेंगे 2π और 1π मिलकर के 3π हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और हमको केवल क्या मिल जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर क्यूब जो मिल गया वो हमारा हो गया है आयतन। हमें पाई सेंटीमीटर क्यूब दिखाई नहीं दे रहा है, हम ऊपर लिख लेते हैं। यह जोड़ना तो समझ में आया होगा भैया, 3 नीचे बराबर है, 2π और 1π मिलकर के 3π हो गया। ये 3 से 3 कट जाए, कितना बच गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर क्यूब मिल गया है, ये हो गया हमारा आयतन, अब दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर हो गया है और इसमें कुछ भी ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, 5वें का ग वाला प्रश्न में कह रहे हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज हमको दिया गया है ABC, उसमें दिया गया है BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। पहले बात एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये त्रिभुज ABC हो गया, इसके BC पर एक बिंदु D है, BC पर एक बिंदु D है, वो इस प्रकार है कि हमको दिया गया है कोण ADC बराबर कोण BAC, ये दिया गया है। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया, सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD। परफेक्ट काम है, शुरुआत करेंगे, ध्यान से बात को समझेंगे। सबसे पहला काम तो क्या कर रहे हैं भैया कि यहाँ पे कुछ दिया गया है, ये कोण, ये तब हो पाएगा, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, ये D हो गया, इसको ऐसे मिला लेते हैं, ये परफेक्ट काम हो गया। तो भाई यहाँ पे ये जो कोण ADC दिया गया, ये वाला कोण किसके बराबर है, BAC के, BAC ये वाले कोण के बराबर दिया गया है और हमको ये सिद्ध करना है। तो बहुत आसान सा काम है, बहुत ही आसान सा काम है भाई। देखो यहाँ पे समरूपता वाला काम चलेगा। पहले बात तो देखो, एक त्रिभुज ये दिया गया है, एक त्रिभुज बड़ा वाला दिया गया है, उसमें एक कोण पहले से बराबर दिया गया। अगर ध्यान से देखोगे तो कोण C भी क्या है, उसमें कॉमन हो रहा है, उभयनिष्ठ हो रहा है, बस हो गया काम। यही इतना सा अगर सोच लोगे, देखो समरूपता क्या है, बहुत मुश्किल सा काम है, लेकिन अगर समझ लोगे, थोड़ा सा समझ लोगे तो बहुत आसान काम, बहुत ज्यादा आसान काम है। आधा क्वेश्चन तो ये पहले से हल करके देता है, ठीक है, और इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं, इसको हमने देखा भी नहीं, अभी देखने की कोई जरूरत नहीं, हमने बस लिख लिया। हमको ये दिया था, ये दिया था, लिख लिया। लिखने के बाद हमने यहाँ पे ध्यान से देखा तो ये कुछ कोण ऐसे कुछ बन रहा है। बनने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि भैया एक त्रिभुज ये है, एक कोण ये अंदर की ओर बना है, तो हम इस त्रिभुज को लेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे और इसमें समरूपता निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात, बड़े बड़े त्रिभुज का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे शुरुआत कैसे करेंगे भैया, कह लेंगे त्रिभुज ABC तथा, क्या कहेंगे, तथा, बहुत बढ़िया, त्रिभुज। अब ये किसके समरूप होगा वो देखेंगे। त्रिभुज ABC में कोण A इस वाले त्रिभुज में कोण D के बराबर है, तो हम इसका नाम लिखेंगे पहले D। ये सबसे महत्वपूर्ण काम यहीं पे है, यही काम कर लोगे उसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। त्रिभुज ABC हमने बड़ा वाला पहले अच्छे से लिख लिया, ये वाला छोटा वाला हम कुछ भी नाम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा सीक्वेंस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइन से लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस त्रिभुज में A के बराबर कौन था, D था, इसलिए हमने D लिख लिया। अब B के बराबर भैया कोई नहीं है, इसमें कोई बराबर नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। C, तो इस त्रिभुज में C कोण और इस त्रिभुज में भी C कोण बराबर है, तो हमने C को बराबर लिख लिया। अच्छा, इस त्रिभुज में D तो हो गया, C भी हो गया और A बचा है, तो A हमने बीच में लिख दिया। यानी त्रिभुज ABC के समरूप कौन हो रहा है, DAC हो रहा है। बस ऐसे ही अगर आपने सीख लिया, अच्छा से लिख लिया, बात ही खत्म हो गई भी। अब इसके बाद इस प्रश्न में कुछ भी शेष नहीं बचा है, बस इतना सा आपने लिख लिया, इतना सा हमने सवाल उतारा, क्वेश्चन पढ़ा, सवाल उसमें से उतारा, ये सवाल के हिसाब से बना लिया, चित्र बन गया। ये हमने अपने से मेहनत करके लिखा है। अब उसके बाद आपको बस एक लाइन अपने से मेहनत करके त्रिभुज में लिखना है, उसके बाद बातें खत्म हो चुकी है। क्या हो चुका है, इन दोनों त्रिभुजों का नाम लिखा है, इन दोनों त्रिभुजों में कौन सा बराबर है कोण। एक तो कोण बराबर दिया गया है, कोण ADC, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये जो लिखा है वही छाप लो, बराबर कोण BAC, और आगे लिख दो दिया है। और एक कोण बता भैया, ये कोण BC जो दिखा दे रहा है उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, तो कह देंगे कोण C बराबर कोण C। उसमें भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि कैसे इसका नाम लिखेंगे, बस C लिख दो, बस बहुत हो गया। उभयनिष्ठ,
उभयनिष्ठ लिखते ही दो कोण बराबर होते ही ए समरूपता से, समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ए सी के। ये हो गया, यही चीज को दोबारा छाप दिया हमने, कुछ भी हमने सोचा नहीं, बस छाप दिया हमने। जो भी सोचने का काम था यहाँ पे कर लिया था, अब छाप दिया और लिख देना है समरूप त्रिभुजों के संगत बराबर होते हैं, ऐसा लिखना है, समरूप त्रिभुजों के संगत बराबर होते हैं, वो लिख लेना भैया, संगत बराबर होते हैं। उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, ए बी अपॉन डी ए बराबर बी सी अपॉन ए सी मिल जाएगा बराबर ए सी अपॉन डी सी मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, किसको बराबर करना है, सी ए निकालना है। सी ए हमको ये दिखाई दे रहा है, ए सी दिखाई दे रहा है ना, सी ए ये ए सी दिखाई दे रहा है, हमको इन्हीं दोनों की जरूरत है, इसकी जरूरत है ये नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, बस इसी चीज को हमको दोबारा लिख लेना है। दोबारा कैसे लिखेंगे भाई, अब वहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जगह कम पड़ेगी और हमको सही से दिखाई भी नहीं देगा। हम ऊपर आ जाते हैं, खाली जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको लिख लेते हैं। हम यहाँ पे बी सी लिख लेते हैं, बी सी करके यहाँ पे हमने मिटा दिया इसको, ये बी सी लिख लेते हैं पहले तो, बी सी अपॉन ए सी लिख लेते हैं बराबर ए सी अपॉन डी सी लिख लेते हैं। अब इसको तिरछा गुणा कराते हैं, ए सी का गुणा क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा क्या हो जाएगा, बी सी इंटू डी सी हो जाएगा। इसको अच्छे से जैसे लिखना है वैसे लिख लो, सी ए स्क्वायर बराबर, इसको सी बी लिखना है तो सी बी इंटू सी डी है तो सी डी लिख दो भैया। इति सिद्धम प्रूव्ड हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है, हो गया। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं समझना है, बात खत्म हो जाती है। चलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, कहा गया है कि किसी कार के दो वाइपर क्या होते हैं, कार के आगे जो पानी साफ करने वाला लगा रहता है ना, पत्ते से सिंग 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 ऐसा साफ करता है, वही चीज़ है। परस्पर बिना आच्छादित होते, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। परस्पर आच्छादित, देखो भैया बात ये है, वाइपर ऐसे लगा होता है, जब ऐसे 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 करता है ना, तो ऐसे कुछ होता है कि कुछ जगह दोनों लोग एक साथ कवर करते हैं। जैसे ये जिस भाग को साफ करेगा, ये वाला भी उस भाग को साफ करेगा। लेकिन अपने पास कार के वाइपर जो ऐसे हैं, वो परस्पर एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं, ऐसे आच्छादित नहीं करते, मतलब उनका क्षेत्रफल नहीं घेरते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, निकालना है कि प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है एल बराबर ले लेते हैं, वो 25 सेंटीमीटर दी गई है। कोण, ये जो थीटा अंश का कोण बनाते हैं, वो 115 अंश का कोण ये घूमते हैं। सो दोस्तों, अब इसमें हमको निकालना है प्रत्येक बुहार में कितना क्षेत्रफल साफ किया गया है, उसका मान। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो एरिया होता है वो देखिए थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हमको लगाना होगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है, यही हमको लगाना होगा। थीटा का मान 115 अंश रख देते हैं, साथ में 360 बटे 360 है ही, पाई का मान हम यहाँ पे रख दें या ना रखें, कोई बड़ी बात तो होगी नहीं, कुल मिला के हमको रखना ही है और हल करना ही है। हम बाद में भी रख सकते थे, लेकिन ठीक है, नो चांस, यहाँ पे कुछ नहीं है। त्रिज्या के रूप में यही अपना 25 सेंटीमीटर काम करेगा, 25 हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 बार। तो इतना सब कुछ मिल चुका है, यहाँ पे करना है थोड़ा सा काट पीट, और जितना भी आसानी से आप कर सकते हैं काट पीट उतना आसानी से कर लीजिए। और ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं। इन सभी ऊपर वाले गिनतियों को गुणा और नीचे वाले से फिर उसको करना पड़ेगा भाग, थोड़ा बहुत काट लेते हैं, यही हो जाएगा 11, यहाँ पे 180 मिल जाएगा 2 से काटने पर। फिर 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25 हो रहा है, 5 से काटने पर 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 36 हो रहा है। और भी कुछ है जो कट रहा हो, यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं कट रहा है। 36 और 7 का गुणा कर लेते हैं, ऊपर वाली गिनतियों को गुणा कर लेते हैं, उसके बाद अपन भाग कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हमने यहाँ पे ऊपर वाली गिनतियों का कराया 115, 11, 5 और 25 का गुणा कराया, तो 1,58,125 मिला, और 36 और 7 का गुणा कराया तो 252 मिला, और जब भाग किया तो 627.848 मिल गया है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगा प्रत्येक पत्ती द्वारा एक बुहार में साफ किया गया क्षेत्रफल। और अगर हम दोनों पत्तियों द्वारा निकालना चाहेंगे तो हमको इसी गिनती में 2 से गुणा कराना होगा, तो हमें 627.48 गुणित 2 करना पड़ेगा, जो हो जाएगा 1224
54.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा दोनों, मतलब हमारा उत्तर, जो दोनों पत्तियों द्वारा एक बुहार में साफ किया गया, मतलब जितना दूर तक क्षेत्रफल ये कवर करते हैं।